बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज क्या दिन है? जुमेरात है आज, मुझे पता याद नहीं होगा। जुमेरात है आज और एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है। ये है अरमला हसन, ये इमरान हसन। अच्छी बात, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, वरना अगर ये अपना नाम बताते तो मैं ऑफेंड होती इस बात पे, क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए होता है कि मेरा नाम को बताए। सो ठीक है, बहुत प्रोटोकॉल है। अच्छा जी, दिन आई होप कि बहुत अच्छा आगाज हुआ है। आज 3 शाबान होगी, आपको मालूम है, और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आगे रमजान भी आने वाला है। लेकिन इस मौसम का कल भी हमने जिक्र किया था, एक मतलब ये भी है कि ये बाहर का मौसम है खास तौर पे। लेकिन पहले बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार होता था मुझे लगता है, लेकिन अब थोड़ा गर्मी वाला मौसम। एक्चुअली बाहर ये वाला जो फरवरी और मार्च का होता था, इसमें बसंत भी आया करती थी और भी दीगर मामलात होते थे। जश्न भारत से हम रिलेट कर रहे हैं ना, तो उस वजह से फेस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती थी। बट स्टिल लाहौर में अभी भी आपको फेस्टिविटी देखने को मिलती है। लोगों को वीडियो उड़ाने का ना कि आप पकड़ लेते हैं। मैंने नहीं उड़ाने का, मैं क्यों प्रो करूंगी। बट आई वाज लाइक कि हाँ, ये एक फेस्टिविटी का मंथ हुआ करता था जब बाहर आते थे। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें कोविड की वजह से बहुत चीजें लिमिटेड हो गई हैं आपको पहले। अच्छा, लेकिन इसमें दिलचस्प एक वाकया याद आया कि पुलिस ने पाबंदी लगाई पतंगे उड़ाने पे और पकड़ने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रावलपिंडी पुलिस ने खास तौर पे, तो लोगों ने ड्रोन को गुड़ी से पकड़ के गिरा दिया नीचे। तो दिस इज हाउ वी पाकिस्तानी। ये इतनी क्रिएटिव आवाम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब जहां भी कुछ क्रिएटिविटी आप समझे पाकिस्तान है। अच्छा, चूंकि हम 3 शाबान का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत एक अहम दिन भी है आज। इस्लामी नुक्ता निगाह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली करमुल्लाह वजहू शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर और खातून जन्नत बीबी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाडले इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर दुश्मन को शिकस्त फाश दी, हक और बातिल की ऐसी जंग लड़ी कि इस जंग में जालिम हार गया और मजलूम ताक़यामत जिंदा हो गए। और हम अगर बात करें उनके ऊपर होने वाले जुल्म की, तो पहाड़ तोड़ देने वाला जुल्म मगर साबिर ऐसे कि उफ तक न की। और इसी हवाले से हमने कहा कि आज उनका दिन है, हम इमाम अली मकाम को याद करें, उनकी ज़ात की, उनकी शान में चंद अल्फाज कहें। सो आज का दिन बड़ा अहम है। आप उनकी शख्सियत को, उनकी सीरत को पढ़िए और उसको अपनी ज़िंदगियों में लेके आइए ताकि आपकी ज़िंदगी भी कामयाबी की जानिब जाए। इस नोट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोशिशें तेज कर दी। शफाफ इलेक्शन के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। आसिफ अली जरदारी के बयान पर पीडीएम में खलबली। इस्तीफों के मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। ऑपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं, गुजरात दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए तैयारी कर लें, वज़ीर आज़म की हिदायत। अफगान अमन मुआहदे पर खतरात के बादल। यकम मई तक अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला न हुआ तो नताइज का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा, अफगान तालिबान की धमकी। घर में मट्टी किनारे अल खिदमत अस्पताल कैसे काम कर रहा है, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं मुलाकात करवाएंगी काजाकिस्तान के सफीर इखान रहमतुल ऐन से। और 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी जहाजों को निस्तो नाबूद करने वाले MM आलम की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एक गो में 5 जहाज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में बनाने वाले MM आलम, द ग्रेट MM आलम, आज उनकी बरसी है। हमें बड़ी खुशी है, इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको पता चल गया होगा फ्लैग्स का सेगमेंट भी है, सफर शर्त भी है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और पॉलिटिकल बातें तो होती रहती हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर और दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। पीडीएम के हवाले से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। हम बात करें पीडीएम की 9 जमातों की, तो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने पर डट गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से साफ इनकार कर दिया है। पीडीएम के क़याम को तकरीबन 6 माह हो गए हैं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर ये जमातें मुत्तफिक नहीं हुई हैं। इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ है और आसिफ अली जरदारी ने गिलो शिकवों से भरपूर धुआंधार खिताब किया। बिल्कुल, और असेंबली से मुस्ताफी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज
नवाज शरीफ को एक साथ जेल जाने का पैगाम देते हुए मुतालबा किया कि अगर आपने जंग लड़नी है तो वतन वापस आए। साथ ही आसिफ अली जरदारी को मशवरा दिया कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं, किसी से मुखालिफिन को फायदा होगा। नवाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि नैब की तहवील में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। अगर आसिफ अली जरदारी गारंटी दे तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं होगा। इजलास की बात कीजिए तो मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत खुलकर सामने आए और आसिफ अली जरदारी के बयान पर हैरानी का इजहार करते हुए सेनेट में अब्दुल गफूर हैदरी का शिकस्त का हिसाब मांग लिया और कहा कि अभी तक पीपल्स पार्टी की इस बातें सब ने मानी है, अब बाकी जमातों की राय को भी अहमियत देना होगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप समय हमें टाइम दिया। अभी हम पीजीएम की बात कर रहे थे इख्तलाफात के हवाले से कि खुलकर सामने आए और कल के इजलास के बाद तो और भी हाँ, और दूसरा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इंपॉर्टेंट खत लिखा है, तो हाँ, उस हवाले से भी हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जरदारी साहब की तकरीर है इसमें तो देखें सिंपल है, जिसका भी स्टेक है सिस्टम में, जो भी सिस्टम के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो नवाज शरीफ साहब की या फजलुर रहमान साहब की जो खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं है उनकी बात मान के सिस्टम से रह हो जाए। लिहाजा जाहिर है वो पूरी कोशिश करेंगे कि सूरत हाल उस नहज पे ना जाए जहाँ से वापसी ना हो सके। तो वो तो एक लॉजिकल बात है जो जरदारी साहब ने की है। जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये लेटर, पहले भी वो हमेशा ये बात करते रहे और अब उन्होंने ये मेंटेन किया है जो अपना स्टांस है कि आइए इसको बेहतर करते हैं, सिस्टम को मिलके इसमें रिफॉर्म्स लाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें हम चीजें बेहतर करें, वरना रिवाज बन गया, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। तो इससे लोगों का सिस्टम से एतबार उठ रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये सलाहत लेके आए। ठीक है व्हाट्सएप, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑब्वियसली वो आपको भी पता है, वो दोनों जमातों का बल्कि सभी जमातों का साथ बैठना है और बाकी सारी जमातें तो वैसे ही एक तरफ हैं। आपकी राय, आपका मिजाज नहीं मिलता बाकी जमातों से, तो इस पॉइंट के ऊपर ऑब्वियसली कदम भी आप ही ने बढ़ाया है और आप ही को इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा। तो कैसे पॉसिबल होगा कि सब जमातें इकट्ठी बैठेंगे? क्या लाया अमल है आपके पास इसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मजाज किसी से नहीं मिलता। इस वक्त गवर्नमेंट के इत्तेहाद में देखें, ये बलूचिस्तान की पार्टी शामिल है, शाहजैन शामिल है, बीएपी शामिल है, उसके बाद आपका जीटीए जो है सिंध की वो शामिल है, एमसीएम शामिल है। तो बहुत सारी पार्टीज हैं जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, बहुत सारी हैं जो इसके मुखालिफ का हिस्सा है। तो इसीलिए हमने प्रपोज किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हम अपनी कमेटी बनाई जाए, स्पीकर साहब उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ पे बैठ के सारे ऑप्शन जो हैं उन पे बात हो जाएगी। ठीक हो गया। फवाद साहब, अभी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आप लोग टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। क्या हम वजीर आजम साहब से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ या सरबराहान के साथ बैठेंगे, इस हवाले से बात करेंगे, उन्हें भी एक टेबल पे लाने की, एक फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले पार्लिमानी कमेटी बन जाए, उसमें जरा इनिशियल गुफ्तगू हो जाए और जब आखिर उसके कंक्लूजन आएंगे तो यकीनन पीएम साहब भी उसमें आ जाए। अच्छा, ये दूसरी इनिंग्स के हवाले से बताइए। ये आप इस मामले में बड़े क्लियर भी रहे हैं और समाओ आप एक तनकीद भी हुई आपके अपने दोस्तों और कुलीग्स की जानिब से भी, यू बीन क्वाइट क्लियर कि हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा दूसरी इनिंग्स शुरू करने का वक्त हुआ चाहता है। सो कोई लीड वीड देंगे दूसरी इनिंग में या कैसी खेलने जा रहे हैं दूसरी इनिंग्स आपके वज़रा भी और आप भी? वो इंशाल्लाह इसमें जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है वज़रा के ऊपर और टीम के ऊपर कि इसको आपने अपनी जो ये इनिंग्स है, जाहिर है इसके बाद इलेक्शंस हैं और इसमें अपनी परफॉर्मेंस की बेहतरी बहुत जरूरी है। उसके लिए कई चीजें ज़ेरे गौर है, वो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। बस अब आपकी पहली इनिंग भी बुरी नहीं थी IMS से, लोग आपकी तारीफ ही करते हैं। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में भी आए तो लोगों ने कहा कि आपने एक मुर्दा मिनिस्ट्री को जिंदा कर दिया और उससे बड़ा बेहतर काम लिया। लेकिन ओवरऑल जो कैबिनेट है और बहुत बड़ी कैबिनेट है, ये लैग कहाँ पे कर रही है? जहाँ पे अवाम स्टिल शिकवा करते नजर आते हैं, मीडिया के मुबस्सिरीन शिकवा करते नजर आते हैं, इसमें ऐसा क्या होगा जिससे हम देखेंगे कि कोई 360 या 90 डिग्री चेंज होगा? ऐसा क्या है इसमें? लेकिन पहली बात तो यह है कि हमने एक बहुत ही बुरी मुआशी हालत जो है इनहेरिट की। हमें जो विरसे में मुआशी हालत मिली वो बहुत ही कमजोर थी। अब उसको संभालने में भी इतना टाइम चाहिए होता है। अब हमने बेसिक्स जो है वो काफी हद तक ठीक करनी है। जो कर्जों का फौरी बोझ था जो हमने फौरन उतारने थे वो काफी हद तक हमने उतारे हैं। और आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर भी इतना कर्जा वापस नहीं किया जितना 2.5 साल में हमने वापस किया। तो अब ये अगली जो सिचुएशन है उसमें हम चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए
अब जो हमें फौरी रिलीफ चाहिए था, डिफॉल्ट का खतरा टल गया और कर्जे जो है वो मैनेजेबल हो गए हैं। अब इंशाल्लाह हम अवामी रिलीफ की तरफ। आखिरी सवाल फवाद साहब, आज कुछ अखबारात ने इंक्लूडिंग एक्सप्रेस खबर शाये की है कि काबीना में फिर रद्दोबदल हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। कोई ऐसी खबर आप दे पाएंगे हमें, ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, काबीना में रद्दोबदल वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, उनका इस्तेहकाक है, वो जब चाहे काबीना में रद्दोबदल कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ऑल इन द मॉर्निंग क्रिकेटर भी है ना, वेल लेफ्ट और सेफ खेल निकल गए फवाद चौधरी साहब। लेकिन चले, उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से अपनी राय दी। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इसके हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव ले लिया, जो हम शुरू में भी आपको बता रहे थे। इस के बारे में प्राइम मिनिस्टर बड़े सीरियस हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब कल अपोजिशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बार फिर इस प्रोसेस के ऊपर एतराज़ किया और उन्होंने गवर्नमेंट की नीयत के ऊपर भी शक किया कि शायद इसमें कुछ अपना इंटरेस्ट बिना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि बजाय इसके कि दूसरी पार्टी जीते और इधर रोना शुरू हो जाए कि जी इलेक्शन गलत हुआ, एक ही बार इसको सेटल कर लिया जाए। बट इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, ये एक दफा में हो नहीं सकता है। 2017 में भी कुछ रिफॉर्म्स की गई थी, सो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चैलेंजिंग तो होगा गवर्नमेंट के लिए ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना, और ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक फिजाइया के शाहीनों की अज़्म हिम्मत, बुलंद हौसले और बेखौफी की ऐसी दास्तानें फिजा में मौलिके के देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। वतन अजीज की इज़्ज़त हुर्मत और तकद्दुस पर होने वाले दुश्मन के हर वार को कुचल कर रख देने वाली कौम के बेटे हमारा फ़ख्र हैं। ऐसे ही जांबाजों की बात की जाए, उनमें से एक मकबूल नाम दुश्मन को तिगनी का नाच नचाने वाले स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम हैं, जिन्होंने 65 की जंग में दुश्मन के जंगी तैयारों को निस्तो नाबूद करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आज इस बहादुर जंगी हवाबाज मोहम्मद महमूद आलम अलमारूफ एमएम आलम की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। कल आई इसी से रिलेटेड है, पाकिस्तान एयरफोर्स से ही, और पाकिस्तान एयरफोर्स की कमांड से रिलेटेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर एयर चीफ तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर 19 मार्च को ओहदा संभालेंगे। नए एयर चीफ का ताल्लुक गुजरात के गाँव सिद्ध से है। उन्होंने बरतानिया के कॉम्बैट कमांडर स्कूल, एयर वॉर कॉलेज और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से तालीम हासिल की है। ज़हीर अहमद बाबर ने एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट 1986 में शमूलियत इख्तियार की। वो फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और रीजनल एयर कमांडर रह चुके हैं। ज़हीर अहमद बाबर इस वक्त डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग ऑफिसर्स और डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट्स के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ज़हीर अहमद बाबर के हवाले से आपको बताएं तो वज़ारत दिफा में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्हें खिदमात के इतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। वाज़ेह है कि एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अंवर आज बरोज़ 18 मार्च को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। एंड वी विश हिम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। पाक फिजाइया के जो नए हैं बिल्कुल सरबराह उनके साथ ज़हीर अहमद बाबर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पाक फिजाइया जो दुनिया की चंद उन एक एयर फोर्सेस में से है जो कि टेक्निकली और टेक्निकली दोनों एंगल से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। न सिर्फ ऑपरेशनल उसकी सरगर्मियाँ हों, बल्कि अगर हम टेक्निकल साइड पर बात करें तो हम उन एयर फोर्सेस में जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी हैं, हम जो एयर वॉर हेड्स हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं और डूइंग ग्रेट। आई होप कि उसकी वैल्यूज में मजीद इजाफा करेंगे, पाकिस्तान का नाम मजीद ऊपर करेंगे। इसी बेस्ट विशेस के साथ वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगान अमन मुआहदे की। तो अमन के हवाले से आपको बताते चले, अमन मुआहदे पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। इंटर अफगान डायलॉग 6 माह से तअत्तुल का शिकार है। साथ साथ अफगान तालिबान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे पर दोहा अमन मुआहदे की खिलाफवर्जियों के इल्जामात भी सामने आए हैं। इसके बाद अमेरिका की नई इंतजामिया ने वाजे किया था कि इन अहदाफ के हसूल के लिए अमन मुआहदा किया गया था वो हासिल नहीं हो सके, इसलिए दोहा अमन मुआहदे पर नजरसानी की जाएगी। अब बात की जाए सदर जो बाइडेन का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाजे किया है अफगानिस्तान से 1 मई तक अमरीकी फौजियों का मुकम्मल इनखला मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और जो बाइडेन के इस बयान के बाद अब अफगान तालिबान का सख्त रद्द अमल आया है और तर्जुमान हैं जो तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने खबरदार किया है कि दोहा मुआहदे के तहत अमरीका को 1 मई तक अफवाज का मुकम्मल इनखला करना होगा। अगर अमरीका फौजी इनखला में नाकाम रहा तो तमाम तर नताइज का जिम्मेदार खुद अमरीका होगा।
दोहा माहिदे के तहत आपको बताएं कि गैर मुल्की अफवाज को 1 मई तक अफगानिस्तान से इनखला करना है, निकलना है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा ये मामला तातुल का भी शिकार रहा कि क्या ये डुएबल है और क्या अगर मुकम्मल तौर पे फोर्सेस निकल जाती हैं तो अमन हो सकता है, और अफगानिस्तान की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फोर्सेस हैं वो इसकी मुतामिल हो सकती हैं कि वहाँ पे क़याम अमन रहे। इस सारी सूरत हाल पे ज़रा सीनियर साफ़ी हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं जो कि खास तौर पर सरहदी उमूर, अफगान उमूर के माहिर हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पर क्या राय रखते हैं। ताहिर साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं। ये जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये तो जब जो बाइडन साहब आए थे हमें उसी वक्त लग रहा था कि शायद अब कुछ इस पॉलिसी के अंदर तब्दीली आएगी, लेकिन दूसरी जानिब इसका एक पहलू ये भी है कि अमेरिका के अपने हक में ये ठीक नहीं है, जिस तरह हमने माजी में देखा और कम से कम पिछली 20 साल की जंग में देखा। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं जो तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया इसके तनाजुर में? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में तालिबान का जो रद्द-ए-अमल जिसका आपने जिक्र भी किया वो फितरी है, क्योंकि मुआहिदे में ये बात तय थी कि एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं होंगे। और आपको याद होगा जब 1 साल पूरा हो गया मुआहिदे का फरवरी में, तो खुद अमेरिका ने कहा कि 1 साल में कोई भी अमरीकी और गैर मुल्की फौजी तालिबान के हमलों में वो हलाक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तालिबान अमरीकी और गैर मुल्कियों पे हमले नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक साइड से हमले होते हैं तो पहले से आपने बड़ी वजाहत भी कर दी है कि मुआहिदे में 6 महीने से वैसे भी पेशरफ नहीं है। 12 सितंबर को जब शुरू हुए थे तो अभी तक एजेंडे पे भी दोनों फरीक राजी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब और जंग भी जारी है। और वैसे भी अप्रैल में एक मौसम में वो जो स्प्रिंग ऑफेंसिव वो तालिबान का कहते हैं, तो जब मौसम तब्दील होती है तो जंग का खतरा भी है। और ये जो रूस में आज कॉन्फ्रेंस हो रही है ये भी इसी वजह से रूस, जिसमें पाकिस्तान भी गया है, पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पेशरफ भी नहीं हो रही। और ज्यादा जिस तरह कल नया बयान आपने जिक्र भी किया अमेरिकी सदर का कि मुश्किल है 1 मई तक अफवाज की वापसी का, इनखिला का। 4 नुक्ते जो है दोहा मुआहिदे का 29 फरवरी का, उसमें सबसे पहले तो तालिबान की गारंटी है कि वो अफगान सॉइल को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं उस पर कायम है। दूसरा अमरीकियों का इनखिला है। अगर अमरीकी इनखिला नहीं करते तो फिर तो जंग दोबारा, उसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि दोबारा फिर जंग उसी तरह तेज हो जिस तरह पहले जंग थी। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर खान साहब, अगर खुदा न खास्ता हम इस मायदे के हवाले करते हैं, दोहा मायदे पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप इसका जिम्मेदार बेसिकली किसको समझते हैं? जो निकात हैं उनके हवाले से भी अमेरिकन गवर्नमेंट को आप देखेंगे या तालिबान के हवाले से, क्या किसको आप इसमें कहेंगे कि ब्लेम उन पे जाता है ये सारा? देखो ना, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं एक साइड का जिक्र करूं, लेकिन जब से जो बाइडन इंतजामिया बनी है उस वक्त से कल तक, उस वक्त से 20 जनवरी से बल्कि 20 जनवरी से पहले भी जब वो जरा अमरीकी नामजद हुए थे, अभी वो अप्रूव नहीं हुए थे, उस वक्त से वो कह रहे हैं कि नजरसानी भी होगी। फिर आपको देखो ना, फरवरी में जो बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस की एक कमेटी है उसको एक रिकमेंडेशन के लिए उन्होंने नामजद किया था। उन्होंने भी हुकूमत से कहा कि फौजें भी ना निकालें और जो ये नजरसानी भी करे। तो उस वक्त से एक मुबहम पॉलिसी जो बाइडन इंतजामिया की कल सदर ने, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि फौजों का इनखिला मुश्किल है, ये क्या मैसेज देता है? तो अब अगर आपके सवाल का जवाब है तो इस वक्त तक, और तालिबान बार बार कहते हैं कि हम मुआहिदे पे कायम हैं, मुआहिदे पे कायम है, मुआहिदे पे। और मेरे ख्याल में अमरीकियों के साथ ऑप्शन भी नहीं है। जब अमरीकी आए थे तो सदर ओबामा बाद में जब सदर बने तो 1,50,000 तक गैर मुल्की अफवाज पहुंच गई थी। तो अभी जो तादाद है 2,500 या 3,500 अमरीकियों का और तकरीबन कोई 5-6 हज़ार, तो अगर 1,50,000 से आप जंग जीत ना सके 20 सालों में तो आप उस पे तो नहीं जीत सकते। तो मेरे ख्याल में ये उसी वक्त आपको पता है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसको इनिशिएट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भांप लिया था कि जंग इसका हल नहीं है और हमें यहां से बैक ऑफ करना पड़ेगा। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी समहाउ रिक्वेस्ट किया या इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहा और बड़ी मेहनत हुई सारे अमल के ऊपर, और उसके बाद एक इसकी हतमी शक्ल निकली। लेकिन अब अगर अमेरिका इस तर्ज अमल के ऊपर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि अमेरिका को ही इसका नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिका ही तो चाहता था कि ये डायलॉग हो और अमेरिका एक सेफ एग्जिट मिले, एक सेफ पैसेज मिले अमेरिका को। यही तो हो रहा है। देखो ना, मैंने कहा कि अमेरिका ने खुद कहा कि 1 साल में उनका कोई फौजी नहीं मरा।
दूसरा, उनको फायदा यह है कि उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल खर्च हो रहे हैं Yes. और उस जंग पे जिसके लिए अमेरिका में अब आम अमेरिकियों का सपोर्ट नहीं रहा। मुल्ला उमर नहीं रहे, उसामा बिन लादेन नहीं रहे, अमेरिकी अफगानिस्तान आए थे उस वक्त, तो उनके पास एक दलील थी कि वो तालिबान को सजा देने के लिए, क्योंकि उसामा बिन लादेन को पनाह दी है, तो वो वजूहात तो नहीं रही। और दूसरी बात है कि अमेरिका 20 साल में जंग जीत नहीं सके, तो मैच पे खुद आ गए थे। पाकिस्तान ने उसमें फैसिलिटेट किया है, सहूलतकारी की। और आपको याद होगा जब 2018 में तो मुज़ाकरात शुरू हुए अक्टूबर में, 2019 में जब ड्राफ्ट जो मुआहिदे का था अगस्त में 2019 में कतरी हुकूमत के हवाले किया, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, साबिक सदर ने सितंबर 7 को 2019 को मुज़ाकरात को मुअत्तल किया। फिर ये पाकिस्तानी था, जब इमरान खान साहब गए ना 2019 में सितंबर में यूनाइटेड नेशन में, तो दोबारा पाकिस्तान ने दोनों को बिठा करके अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही। सर साहब, टाइम बड़ा कम है, अब ये जो सूरत हाल इस पे बन रही है, आखिरी सवाल मेरा इस पे, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा कि हमने बात कर ली है कि यकीनी तौर पे अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। दूसरी जानिब पिछले दिनों तजवीज़ ये आई थी कि एक अबूरी हुकूमत बन जाए, जिसे अफगानिस्तान सदर ने कहा था कि ये नहीं पॉसिबल। पाकिस्तान को भी इसमें ओबियसली, पाकिस्तान का भी इसमें किरदार तो था, पाकिस्तान भी चाहता है कि हो जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो एक वाइब आ रही है वो अमेरिकन डिक्टेशन की आ रही है। अमेरिका फिर एक बार डिक्टेट करना चाहता है इस प्रोसेस को, जो कि तालिबान ने कभी नहीं माना। तो आपको लगता है कि ओवरऑल सैबोटाज हो सकता है ये अमल, और अगर हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सैबोटाज का तो मुश्किल है कि सैबोटाज हो जाए, लेकिन शुकूक पैदा होंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है, लेकिन तालिबान और अफ़गान हुकूमत का भी इम्तिहान है कि वो अगर अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं दिखाएंगे तो अगर दूसरों को मौका मिलेगा। जो रूस में आज कॉन्फ्रेंस हो रही है और फिर आइंदा माह तुर्की में हो रही है, तो ये तो आप खुद मौका दे रहे हैं, अफ़गान खुद मौका दे रहे हैं दूसरों को कि वो आकर के मुदाखलत करे। पाकिस्तान ने एक अच्छी पॉलिसी इख्तियार की है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात से अपने आप को बहुत दूर रखा है, अपने नाम को भी निकाला है मेज़बानी से, इसलिए कि ये अफगानों का मसला है। अगर अफगान इसको नहीं हल करेंगे तो फिर रूस में कॉन्फ्रेंस होगी, फिर तुर्की में। और आपने सही कहा, अभी जो ब्लिंकन का सेक्रेटरी, उनके जो वजीर खारिजा का खत गया है सदर अशरफ गनी को, डॉक्टर अब्दुल्ला को, उसमें उसने वार्न किया है, खबरदार किया है लीडरशिप को। अब बदकिस्मत यह है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप भी जो मौजूदा है वो इदराक नहीं कर रही हसासियत का। कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने जंग खत्म करना है ना 40 साल वाला और 20 साल वाला अमेरिकियों का जंग, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये जो इंटरम गवर्नमेंट का आपने बात की है, ये सिर्फ वो नहीं करे, ये मुआहिदे में नई इस्लामी हुकूमत का जिक्र भी हुआ है दोहा मुआहिदे में। और ये इसलिए अमेरिकी और दीगर ममालिक ये चाह रहे हैं कि ये कोई सेटअप नया बने कि जिसमें ये जंग खत्म हो जाए। और अब इम्तिहान है कि और कहीं इस पॉइंट पे आपको ताहिर साहब लग रहा है कि अमेरिका दोबारा एग्रेशन की तरफ जाएगा इन केस तालिबान अगर इस मामले को नहीं मानते? अमेरिका इस पोजीशन में है? मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन हुकूमत ने ये नहीं कहा कि वो मुआहिदे को खत्म करेंगे, लिहाजा और अमेरिकी दोबारा जंग में वापस आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो जीत नहीं सके 20 साल में 1.5 लाख फौजों से, तो 5000 से तो नहीं जीत सकते। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब कि आपने इतना डिटेल एनालिसिस दिया इस हवाले से भी। चूंकि तारिक खान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अफगान उमूर के माहिर, बहुत शुक्रिया आपका भी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट की, जिसको हम कहते हैं सफर है शायद। पक्की बात है। अच्छा, सफर है शायद। और आपको पता है कि वहाँ पे वैसे तो सैरान नवर्द के खतूत हमारा सिलसिला जो आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन अब आज का जो सेगमेंट है ये थोड़ा सा स्पेशल है, और यह है अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से, जो कि अलखिदमत थरपारकर है। तकरीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये इलाका है थरपारकर का, जहाँ पे लोगों के अंदर गुर्बत भी है, भूख भी है, अफलास भी है। लेकिन एक वक्त था जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि अलखिदमत है, उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, वहाँ पे लोगों को इंगेज करना शुरू किया, फैसिलिटेट करना शुरू किया, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फिर मज़ीद इंटरेस्ट लिया और कई और ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे इन्वॉल्व हुई, और अब बहुत बेहतर एक स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। तो इस वक्त अलखिदमत वहाँ पे किस तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हो, इसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हॉस्पिटल बनाया तो आम लोग जो वहाँ पे आते हैं इलाज करवाते हैं, जैसे वहाँ पे ज़िचकी में अमवात का बहुत बड़ा एक सिलसिला था, फिर स्टंटेड ग्रोथ के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। एक तो वो लोग, और फिर वहीं पे जो लोकल लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी
मिलती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। ओवरऑल ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इस पर कैसे काम हो रहा है, वकार अहमद मलिक साहब वहाँ पे गए हैं हमारे सेगमेंट के अंदर, उन्होंने इस पर काम किया है और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। देखते हैं आज का सफर शम्स। आज बादल छट गए और कुएं की गहरी तह में चांद का अक्स लहराता रहा। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शर्त की इस नई किस्त के साथ आपको खुशामदीद, बल्कि नई किस्त क्या, हम तो इसको ख़त कह रहे हैं। सारा नवर्द के ये खतूत हैं और ये जो ख़त है आपके नाम, ये बहुत अहम ख़त है। इस वक्त मैं थर में हूँ और मिट्टी में हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है और जिस तरह की आपका स्काई देख रहे हैं, बहुत ही ब्लू और बहुत ही यानी ये एक ऐसा लैंडस्केप के साथ जब आप ऊपर देखते हैं नीला आसमान और उसके ऊपर जो स्काई पेंटर्स हैं, ये जो बादल हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं। ये खूबसूरती अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल और सख्त होती है और पानी के लिए मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके आपको पानी मिलता है ख़वातीन को जो कि पानी लेके आती हैं कुओं से। तो एक हार्ड लाइफ है और इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे एक मकामी मुहावरा है कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कौवे की आँख भी उबल पड़े या कौवे की आँख भी निकल पड़े। इतनी सख्त लाइफ है और इस डेजर्ट में घूमते हुए आपको कैसा लगेगा कि जहाँ पे ये डेजर्ट जो है वो अपनी कदामत लिए हुए है, जहाँ पे अभी ऊँट चल रहे हैं, उनकी गले में जो घंटियाँ हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। मतलब एक बहुत ही मुख्तलिफ तर्ज के जो दरख्त हैं जो कि जिस तरह पेंटिंग हुई होती है, इस तरह का माहौल है और एक कदामत है और डेजर्ट है। और जब मैं इस साइड पे देखता हूँ तो एक 21वीं सदी की एक जदीद सी इमारत नज़र आती है जो कि बिल्कुल डेजर्ट के अंदर है। थर में कभी कभी आपको मालूम है कि मीडिया में जब खबरें इन होती हैं तो बहुत सारे कैंपिंग्स यहाँ पे होती हैं, बहुत सारी जो रिफाई इदारे हैं वो यहाँ पे आते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल कोई डेवलपमेंट हो, यानी कोई मुस्तकिल बंदोबस्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कई इदारे अब काम कर रहे हैं थर में जिनको हम कह सकते हैं कि वो मुस्तकिल बंदोबस्त या वो एक प्रॉपर एक बंदोबस्त है थर के लोगों के लिए। और उन इदारों में एक इदारा जो है वो अल खिदमत हॉस्पिटल है। सहरा में ज़िंदगी का तसलसल बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड लाइफ होती है, बहुत मुश्किल लाइफ होती है और बच्चों के लिए और माँ के लिए बहुत ही यहाँ पे मसाइल डेफिनेटली ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से हैं। मैं इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे इन्फेंट जो इनक्यूबेटर्स हैं वो हैं और ये साथ सहरा है और ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मुश्किल में उनकी माएँ और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी का एक तसलसल जो है वो फिर से एक रवां हो जाता है। और इस सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि इसी डेजर्ट में, इस बिल्कुल आइसोलेशन में, इस हॉस्पिटल जो है, इसकी जितनी सहूलियात हैं उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। भर हम देखते हैं, मज़ीद डॉक्टर से बात करते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये सारा काम जो है ये चल रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं जनरली, मतलब यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो किस हद तक कवर करती हैं? इलाके में तो बहुत ज़्यादा यानी प्रेशर भी होता होगा ना, रश बहुत ज़्यादा होता होगा, तो ये अस्पताल कहाँ तक ये बर्दाश्त करता है उस रश को?
सर पहले तो अभी सर्दी है, जैसे विंटर सीजन चल रहा है, अभी कुछ 2-3 दिन हुए, अभी रश कुछ कम हुआ है। ठीक तो है। मैं अभी ज्वाइन किया है, मुझे 1 वीक हुआ है, तो मैंने जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं थर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे, और जो भी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल में वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मेडिकेशंस वगैरह हो गई, जैसे NICU में जैसे केयर अलग से बेबी की हो जाती है, तो उस वजह से सारी हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। इंक्यूबेटर्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, मॉनिटर्स वगैरह हो गए, हर चीज़ मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सहूलियात हैं वो तो सारी हैं, जी। उनकी क्वांटिटी जो है वो एक हो सकती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जी हाँ। वो एक अलग बात है, लेकिन और सर, यहाँ अदरवाइज के जो स्टैंडर्ड patient जो है हैं, वो जैसे एजुकेशन उनके पास नहीं जी। है, अगर हम उनको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपने बेबी को ये चीज़ देंगी तो अच्छा होगा, जी। अगर कोई भी ऐसी अलामत आपको नज़र आ रही है जैसे पोलियो के हवाले से हो जी। जाए, तो आप इस तरह से इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आइए। पहले आप कहाँ पे डॉक्टर थी, किसी सर सरकारी में? मैं पहले जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, ठीक है। वहाँ पे काम करती थी। ठीक है। तो सर यहाँ पे जो लोग होते हैं बहुत गरीब हैं थर के हिसाब से, तो सर बहुत शौक था यहाँ पे काम करने का। अभी जैसे सर गर्मियाँ आएंगी तो मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स उसकी परसेंटेज और ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो आपका यहाँ आमद जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक मिशनरी है और एक जी हाँ सर। खिदमत खल्क के हवाले से है, क्योंकि जनरली डॉक्टर जो हैं वो अवॉइड करते हैं इस तरह के हार्ड एरियाज में आने को, लेकिन आपको हाँ इसमें सर, कोई लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं बहुत अच्छा लगा, है, यहाँ आपको का अच्छा लगा। atmosphere ठीक है, और जब यहाँ जनरली के आप जब जो- लोगों को मिलते हैं तो वैसे ही आपकी एक जी हाँ। जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आप एक बच्चे की ट्रीटमेंट कर रही थी, जी तो हाँ। मुझे वो काम, आप तो खैर एक मेडिकल साइंस और उस हवाले से हैं, जी हाँ। मुझे वो एक बड़ा स्पिरिचुअल सा भी लग रहा था कि एक ज़िंदगी है और वो आपके हाथों में यानी वो यहाँ से यानी उसके एक तसलसल कभी भी टूटने में ना आए और तमाम चीज़ों में। डॉक्टर साहब, जब ग़िज़ाई किल्लत का माँ जब शिकार होती है तो डेफिनेटली जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी वही कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फिर? जी सर, बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, जो वक्त के पहले जो बच्चे होते हैं तो उन मदर्स को ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते ठीक हैं, है। लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और जब एक माँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होती है तो ये भी हो सकता है कि वो वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जी जाए हाँ, जी और हाँ। उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस जी अगेन। हाँ सर। और यहाँ पे इनक्यूबेटर्स वगैरह पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या है मामला, किस तरह के हालात हैं, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे सहूलियात सर का ज़बरदस्त बहुत है। अच्छी है। डॉक्टर साहब बहुत दुआगो भी हैं हम, और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। कि बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू सो मच। सेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा, इनका बेटा हाँ, बच्चों इसका का- नहीं, इसकी बेटी हुई है। इनकी बेटी पैदा हुई है? अभी ॿुधायो तव्हीं चयो त इहो आप तो जानते हो छा ॼाओ आहे? अच्छा निंगरी है। बोले कि इसकी बेटी जो है ना वो पैदा हुई है। हाँ, इनकी बेटी पैदा हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहले ये बेटी की बहनें हैं पहले, यानी यानी उसी की दो ये बहनें? नहीं जो है ना भाई, ये बई नहीं है। अच्छा उनकी- ये बोले इनकी हैं दोनों। हाँ। बई क्या निंगर के हमारे निंगर की आई। ये बोल रही है कि पहले बेटी थी, ये 2 बेटियां थी, फिर भी बेटी है। बेटी है। अच्छा हाँ, ठीक तीनों ही है। बेटियां। ठीक है ठीक तू है। बोलती है तना अपने और- बोली बात है अपनी बोली। आपका नाम क्या है? हमें नालो छा है? सीता। अच्छा सीता। और आप बताएं कि ये अस्पताल कैसा है? अस्पताल कहिड़ो आहे? इहो सुठो अस्पताल आहे। सुठो है। सहूलत है? और सवलत है सुठो है आ जाए। अच्छा बोल रही है कि अस्पताल इतना अच्छा है तब तो हम आए हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये बताएं कि बच्चे जो हैं पढ़ते हैं? ये बाहर पढ़न था? होए वडी जाए। ये पढ़ी जो है ना, ये पढ़ती है। ये पढ़ती है। और आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे? इन्हें आगे? बारन के भी पढ़ाएंगे? बारन? जी हाँ, बोल रही पढ़ाएंगे। आपके बच्चे का जो नाम क्या है जो अभी पैदा ये- हुआ है? संदीका। ये बोल रहे हैं कि संधि का नाम रखा है हमने। जो बेटी अभी पैदा हुई उसका नाम संदीका संदीका। रखा? संदीका रखा है। और जो संदीका है वो तीसरी बेटी है। ये जो है संदीका को देख के खुश हुई? ये जो संधि का जाई है इहो उनके ही दिसी खुश थी है वडी हमारी छोकरी। हाँ, बोल छुट्टी रही बहन बहुत खुश। है? हाँ। तो चले, हमारी बहुत दुआएं हैं और बड़ी हमारी ख्वाहिशात चलो ना असांजी वडी दुआऊं आहिनि हमारे लाइ, वडी ख्वाहिशूं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रिया आपका क्या हाल है? हमारे हाल कहिड़ा? का सुठा हाल है। छुटा हाल है यानी अच्छा हाल है, यही कह रही है ना? अच्छा रिया बताओ कि संदीका छोटी भी जो आपकी बहन पैदा हुई है आपको कैसी लगती है? संधि का आई है तो खुशी थी है, सुठी लगी तोखे? क्या मैं संदीका कैसी है? हां जी बहन में ना सुठी लगे दी का। हाँ जी बहन तो ठीक लगा। प्यारी है, अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि आप इससे खेलोगी? हमें इंसान रांद वकंदो खेती न इंसान हां का भेड़े इससे खेलोगी? बई जान भेड़े रमसा। रमसो ये रांद भाई जाने बेरे नमचा। ये क्या मतलब है इसका?
कह रही भाईजान भेड़ा हाँ, के बोल रहे खेलता हैं, भाईजान दोनों साथ खेलेंगे। साथ खेलेंगी। और आप उसको तंग तो नहीं करेंगी, डांटेंगी तो नहीं, तंग तो नहीं करेंगी? मुझे बेटा दाखो ना ना का ना ना नहीं, तंग नहीं करेंगी ना, आप उसके साथ खेलेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। हेमोग्लोबिन जो है वो कोई 5, 6 या 7 पे होता है। 4, 3 पे भी यहाँ पे मैंने देखी है, इनफैक्ट हम ट्रीट किए हैं हॉस्पिटल में कि 3 भी है और मतलब 2 पे भी है। तो हम कहते हैं कि कैसे अलाइव है पेशेंट। मेरी भी यही सोच है। आपकी यही सोच है ना? इंशाल्लाह वो तालीम हासिल करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। ये बोल रहे हैं कि ये नाम शोएब मैं खुद रख रही हूँ, उसका अबू नहीं रखा। थक पार्कर है, बाकी दुनिया से थोड़ा मुख्तलिफ ठीक है इलाका है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी हमारे मोस्ट अवेटेड सेगमेंट फ्लैग्स की। मुझे ऐसे नहीं देखा करे, एक लाइन बोलनी थी तो एक ही लाइन बोलिए, मुझे देखना नहीं है। मोस्ट अवेटेड सेगमेंट्स, यस फ्लैग्स। वीकेंड के ऊपर यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी मुल्क के सफीर से मिलवाएं, उस मुल्क की सकाफत और कुछ हकायक भी बताएं और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात भी। दिस इज द एक्सक्लूसिव दैट वी हैव। आज के फ्लैग्स में काजाकिस्तान के सफीर हमारे साथ हैं। सना मायूं ने उनसे क्या बात की है? एक लाइन बोलनी थी, मैंने नहीं बोलनी थी। के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क और दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की में महसूर मुल्क, जिसके शुमाल में रूस, मशरिक में चीन, जुनूब मशरिक में किर्गिस्तान, जुनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जुनूब मगरिब में बहीरा कज़वीन वाक़ है। 1997 तक दारुल हुकूमत अलमाते था, जिसे बाद में अस्ताना मुंतकिल कर दिया गया। काज़ाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1991 को सोवियत इत्तेहाद से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये सोवियत इत्तेहाद से अलग होने वाली इसकी आखिरी रियासत थी। आज़ादी के बाद से काज़ाकिस्तान एक मतवाज़न खारजा पॉलिसी पर गामज़न है और अपनी मईशत खुसूसन मादनी तेल और इससे मुतालिका सन्नतों की तरक्की पर तवज्जो दे रहा है। मुझे आज मौका मिला कि मैं काज़िक सफ़ीर से इनकी रिहाइश गाह में मुलाकात कर सकूं और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के बारे में जान सकूं। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कज़ाकिस्तान रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी आकन रहमतुल्लीन से। हेलो एंड हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरा इस्तकबाल अस्सलाम वालेकुम कहकर किया। मुझे अंदाजा हो गया था कि आप उर्दू बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू जानता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में तकरीबन 25-26 साल पहले काम किया था। वो मैं बहुत जवान डिप्लोमेट था। वो जब मैं काम कर रहा था मैंने उर्दू सीखा, लेकिन इसके बाद मैं जब वापस आया हूँ गया तो कोई प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैं भूल गया, तकरीबन सब भूल गया। लेकिन मैं अभी सिखाने के शुरू किया है और उम्मीद है कि मैं थोड़ी देर बाद मैं बहुत तो नहीं, बहुत अच्छी तरह मैं बोल सकता हूँ इंशाल्लाह। किसी फॉरेनर के ज़बान से उर्दू सुनना इट्स लाइक वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू माय ईयर्स। क्योंकि मुझे उर्दू बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत ज़बान है। थैंक यू। सो आपका पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? आप 24 साल पहले भी पाकिस्तान रहकर गए, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं नाउ हियर इन पाकिस्तान? You know, both times I liked very much. दोनों दफा मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया है। बस फर्क ये है कि 25 सालों में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। And society became more westernized, more open.
काज़ाकिस्तान सकाफती लिहाज से बहुत अमीर मुल्क है। हमें लोगों के बारे में बताएं। आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं? Your lifestyle over there. Yes, our culture and our way of life, of course, stipulate. हमारी सकाफत और गुजर बसर हमारी तारीख की अक्कासी करता है। हमारी तारीख हिजरत से भरी पड़ी है, इसलिए हमारी सकाफत और हमारा खाना बहुत मुख्तलिफ है। अब हम सेटल हैं, लेकिन हमारी सकाफत अभी तक हमारी तारीख की अक्कासी करती है। काज़ाकिस्तान में 130 से ज्यादा कबाइल हैं। हमारे यहाँ इस्लामी, बुधा और ईसाइयों के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हम तमाम इस्लामी त्यौहार जैसा कि रोज़ा और ईदें मनाते और फॉलो करते हैं। Like Eid al-Fitr, Eid al-Adha, etc. So trading is being done. दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रेशियो क्या है और तिजारत किन चीज़ों पर की जाती है? Common things of trading. Yes, trading is, mashallah, is getting better. तजारत माशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन है। 2019 में तजारती टर्नओवर 27 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि 2020 में कोरोना के बावजूद ये टर्नओवर 45 मिलियन से ज्यादा रहा। तजारत दोनों ममालिक के लिए फायदा मंद है। पाकिस्तान हमें टेक्सटाइल, अद्वियात और आलात जुराही का साजो सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि काज़ाकिस्तान पाकिस्तान को गंदम, तामीराती साजो सामान और लोहा एक्सपोर्ट करता है। So this is, you see, kind of, as I mentioned, mutually beneficial and enriching. So recently you met. हाल ही में आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मिले। इस मुलाकात का मकसद क्या था? So what was the agenda? What were the things you have discussed in the meeting? We of course have very many things in. दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात निहायत अच्छे हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पाकिस्तानी अफवाज की तरबियत बहुत उम्दा है। पाकिस्तानी अफवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हमेशा नुमाया किरदार रहा है। हम चाहते हैं कि तकनीकी कामों में भी दोनों अफवाज एक दूसरे के तजुर्बात से सीखें। पाकिस्तानी फौज का इमेज पूरी दुनिया में बहुत बेहतर है। And Pakistan also has very good army, as I mentioned. And we are really proud of our army and all. हमें अपनी फौज पर फख्र है। करप्शन किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। काज़ाकिस्तान हाल ही में इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में 19 दर्जे ऊपर आया है। हमारी हुकूमत भी करप्शन खत्म करने के लिए कोशां है। काज़ाकिस्तान किस तरह इसमें हमारी मदद कर सकता है? What do you suggest Pakistan or Pakistani government to do some measures against this? Yeah, that's right. We are trying our best because. मैं समझता हूँ कि करप्शन किसी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट डालती है। दोनों ममालिक की एंटी करप्शन एजेंसीज मिलकर करप्शन को रोकने के लिए एक लाहे अमल बना सकती हैं। ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। They mentioned to work together. Wonderful. Kazakhstan is the largest landscape. काज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क है। दोनों ममालिक किस तरह मिलकर सयाहत को फरोग दे सकते हैं? More tourism activities between two countries. Yes, that's right. Again, I can just. दोनों ममालिक कुदरती हुस्न से माला माल है। मुझे पता है कि पाकिस्तान के सयाह काज़ाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखने के लिए बेताब हैं। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से हमारी सयाहत को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब हालात बेहतर होंगे तो हम पाकिस्तान से सयाहों को फिर से बुलाना शुरू कर देंगे। और मैं काज़ाकिस्तान के सयाहों को यहाँ लाने के लिए भी काम कर रहा हूँ। To see the beauties and views of Pakistani nature. So how do you see CPEC? And आप CPEC को कैसे देखते हैं? Kazakhstan can play in CPEC or in trading and tourism any kind of role. This is a very interesting question, and you see. ये बहुत अहम सवाल है। काज़ाकिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है। हमारे मुल्क में कहीं समुद्र नहीं है और ना ही कोई सी पोर्ट है, इसलिए हम वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को बहुत अहम समझते हैं। CPEC चाइना पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। हम भी इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि दोनों ममालिक इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर हम इस मंसूबे का हिस्सा बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अहम होगा। हम आपकी सी पोर्ट इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के साथ आसानी से तजारत कर सकते हैं। Goods or products coming to Karachi Gwadar port and brought up all the way to Kazakhstan. So is there any student exchange? दोनों ममालिक तालीमी सरगर्मियों में किस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? That your country is working on. Kazakhstan is one of the most popular destinations. काज़ाकिस्तान सेहत के शोबे से वाबस्ता तालिब इल्मों के लिए एक अहम मुल्क है। काज़ाकिस्तान में बहुत अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपनी ग्रीन लिस्ट में डाल चुका है। हम पाकिस्तान के तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने के गर्ज से बुला रहे हैं। काज़ाकिस्तान के तालिब इल्मों की बात करें तो वो पाकिस्तान में मजहबी तालीम हासिल करने ज़्यादा आते हैं।
जल्द ही हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप पाकिस्तान में उर्दू सीखने के गर्ज से आ रहा है। National University for Modern Languages. Good thing to know. So have you traveled Pakistan? क्या आप पाकिस्तान घूमे हैं? पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? Like Pakistan. I traveled not much as a tourist, but मैं यहाँ सियाह होने के नाते तो नहीं घूमा, लेकिन मैं ऑफिशियल टूर्स बहुत कर चुका हूँ। मैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर और गवादर के सनती मकामात बहुत किया हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकात घूमूं, खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि मुझे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद हैं। मैं पैदा भी पहाड़ी इलाके में हुआ था और मुझे समुद्र भी बहुत पसंद है। मैं जब गवादर या कराची जाता हूँ तो मुझे समुद्र के किनारे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। enjoy the life, to enjoy life in Pakistan. So have you क्या आपने tried पाकिस्तानी खाना खाया है? Yes, I tried a lot. जी हाँ, मैंने पाकिस्तानी खाना बहुत खाया है और मुझे बहुत पसंद भी है। मुझे देसी खाने बहुत पसंद हैं। देसी घी में पका हुआ चिकन मैं बहुत शौक से खाता हूँ। Food cooked on ghee oil. काजाकिस्तान का स्पेस मिशन बाइकनो बहुत मशहूर है। स्पेस मिशन में आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं? Can help Pakistan in their space missions. Yes, that's right. Baikonur we have बाइकनूर काजाकिस्तान में खलाई लॉन्चिंग साइट है। हमारा सबसे पहला स्पेस मिशन यहीं से लॉन्च किया गया। मेरे ख्याल में रशिया के साथ एग्रीमेंट करके पाकिस्तान बाइकनूर स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान का अपना स्पेस प्रोग्राम भी बहुत बेहतर है और अगर पाकिस्तान हमारे साथ इश्तराक करना चाहता है तो मेरा ख्याल है काजाकिस्तान को इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक किस्म का ट्राई नेशनल एग्रीमेंट होगा जिसमें रशिया, पाकिस्तान और काजाकिस्तान शामिल होंगे। leasing that site for long-term condition. Okay, wonderful to know all the details. पर मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। फॉर्मल सवालों का सिलसिला ख़त्म हो गया है और अब मैं मज़ीद जानूंगी हिज एक्सीलेंसी की हॉबीज़ के बारे में और बहुत कुछ। तो रहिए मेरे साथ। मुझे यहाँ टेबल पर मजेदार खाने दिखाई दे रहे हैं। Yeah, I want to suggest you offer. ये हमारी कौमी डिश है, इसे हम कौत कहते हैं। ये बकरी के दूध से बनाई जाती है। इसे चबाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत सख्त है। Very hard. Okay. Yeah. No, it's difficult to chew. The taste was really. इसका जायका बहुत मजे का है। बकरी के दूध की महक भी आ रही है, लेकिन ये बहुत सख्त है। Yes, it's too hard. Yeah, I should have told you that it's too hard. Yeah. ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लोहे के चने चबाना। ये हमारी traditional खाना है। Nur Sultan is the capital of Kazakhstan, but Almaty is the heart of Kazakhstan. And why is that? Actually, Almaty अहमती हमारे मुल्क का पिछला दारुल हुकूमत था। अहमती वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ। अब अहमती हमारा गैर सरकारी दारुल हुकूमत है, लेकिन ये हमारा सकाफती और मुआशी दारुल खिलाफा है। जैसा कि आपके यहाँ भी कराची पिछला दारुल हुकूमत था और फिर इस्लामाबाद बना दिया गया। In Kazakhstan. So now I have rapid fire round. अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं आपको एक लफ्ज दूंगी, इससे आपके जहन में जो भी पहली बात आएगी वो आपने कहनी है, लेकिन जल्दी। नूर सुल्तान। My home. पाकिस्तानी people. Nice people. पाकिस्तानी culture. Very beautiful culture. Okay. Sports. Ice hockey. Health. COVID vaccine. Okay. Mother. Warmth. Father. Kindness. Favorite movie star. Brad Pitt. Nice. And if I ask favorite heroine? Favorite actress. Sandra Bullock. Favorite singer? It's a Russian rock group, Time Machine. So your last ride? Plane to my vacation in Turkey. Okay. Your last evening that you remember? Sufi music in Serena Hotel. That's a good one. So now अब मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा। Samovar tea or Pakistani chai? Pakistani chai. Oh, wonderful. Japan or shalwar kameez? Here, shalwar kameez. Bishbarmak or biryani? Bishbarmak. Playing guitar or skating?
skating. सो कज़ाक और उर्दू। Kazakh. ओके, वंडरफुल। आपका बहुत शुक्रिया, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मच फॉर योर टाइम। And thank you very much for your very interesting question, for your time. And आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह, और मुझे भी बहुत खुशी हुई है। मैं लूंगी आपसे यहाँ पर इजाजत, लेकिन हिज एक्सीलेंसी अभी और रहेंगे आपके साथ फॉर अनदर सरप्राइज। This is my favorite sport here in Pakistan. ये मेरा पाकिस्तान में फेवरेट स्पोर्ट्स है। काज़ाकिस्तान में आइस हॉकी खेलता था, लेकिन पाकिस्तान में बर्फ तो है ही नहीं। And I found very adequate replacement, the roller skating. ये मेरे लिए एक अच्छा मुतबादिल है। फातिमा जिन्ना पार्क मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे यहाँ ज्वाइन करना चाहे तो आ सकता है। So if anyone wants to join me, please come on in. Let's skate together. वेलकम बैक। चलो कोई नहीं, दोनों कर लेते हैं। इस उम्मीद के साथ कि शो आप एंजॉय करें। पिछला सेगमेंट आई मस्ट से बहुत मजे का था, मैंने बहुत तारीफ अपने तौर पे भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं काफी दिनों के बाद स्पोर्ट्स की। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और के 4 कोरोना टेस्ट भी हुए हैं। बिल्कुल होने हैं, और पहला कोरोना टेस्ट हो चुका है, जबकि दूसरे कोरोना टेस्ट के हवाले से बताएं तो आज लाहौर में होगा और तीसरा टेस्ट 21 और 24, चौथा जो है 24 मार्च को होगा। पहले टेस्ट में फास्ट बॉलर हसन अली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि मंफी रिपोर्ट आने वाले तमाम कौमी खिलाड़ी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए बायोसिक्योर बबल की, तो उसमें तरबियती कैंप ज्वाइन करेंगे। हसन अली का आज दोबारा उनकी रिहाइशगाह पर टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट रिपोर्ट मंफी आने की सूरत में उन्हें लाहौर आने की इजाजत होगी, जहां 2 रोज के आइसोलेशन के बाद उनका तीसरा टेस्ट भी होगा। उधर टीम सिलेक्शन में राय नजरअंदाज करने पर कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। जराए के मुताबिक दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए T20 स्क्वाड में वसी पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, जिस पर बाबर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि टीम में बार बार तब्दीलियों से खिलाड़ियों का एतमाद नहीं रहेगा। ये हम भी कहते रहते हैं और वर्ल्ड कप के लिए कह रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने कहा कि टीम पे वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप। फास्ट बॉलर शुएब अख्तर बाबर आजम की हिमायत में सामने आए हैं और बाबर आजम को एहतजाजन कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शुएब अख्तर तो जज्बाती बहुत ही जज्बाती हो गए और शुएब अख्तर का कहना है कि बाबर आजम को सरफराज अहमद का पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर है इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, इट्स बीन लॉन्ग कि बहुत अरसे बाद आपसे हम बात करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप दोनों ने जब वापस आए तो कोरस के अंदाज में कहा ना वेलकम बैक, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त था, दोनों एक साथ बोले। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा लग रहा है मिर्जा साहब। हम तो PSL क्या गया, बस आप तो एक्सप्रेसो से फिर ईद का चांद हो गए आप। खैर शो तो कर रहा हूँ ना मैं एक्सप्रेस में। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, अभी हम ये स्क्वाड के हवाले से बात कर रहे थे। स्क्वाड का ऐलान किया गया, आपके नजदीक सिलेक्शन किस तरह से? अभी हम बाबर आजम और बात कर रहे थे मैनेजमेंट के हवाले से, कुछ इख्तलाफात भी सामने आए हैं, क्या मामलात हैं ये? देखिए, दरअसल आजकल चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम जो है वो बहुत जबरदस्त
तनकीद की जद में। लोग कहते हैं कि वो पैराशूट के जरिए चीफ सेलेक्टर बन गए, कूदे और पीसीबी में और चीफ सेलेक्टर बन गए, क्योंकि उनका दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। चले वो बन गए। इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैनों में एक चीज के साथ कर रहा है, और जिस तरह से इनकंसिस्टेंसी है, लोग तो उन्हें सॉफ्टवेयर सेलेक्टर कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहली सिलेक्शन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लैपटॉप रखा और प्रेजेंटेशन दी, चले अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर अमल दरामद तो करें। मैं समझता हूँ उन्हें जबरदस्त तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। राशिद लतीफ ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, शोएब अख्तर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। लोग कह रहे हैं अंदर खिचड़ी पक रही है। उन्होंने कैप्टन को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, उन्होंने हेड कोच मिसबाह-उल हक को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, अपनी मनमानी शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि वो किसी एक बड़ी पर्ची की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए, तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि अब मैं अकेला ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक आ रहा है, इसको भी जरा फिक्स कीजिएगा। मीनवाइल मैं सवाल कर लेता हूँ। ये जो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग मोहम्मद वसीम के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, और बनती भी है, खास तौर पे एक दो मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद किसी प्लेयर को नेशनल टीम के अंदर लेके आ जाना, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं उनको नजरअंदाज करना, और जो क्रिकेट के मुबस्सिरीन हैं उन्होंने भी इस पे बड़ा एतराज किया है। तो ये सिलेक्शन आपके ख्याल में हमारे T20 स्क्वाड के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी, और हमारे कैप्टन की कैप्टेंसी के लिए कितना हार्मफुल हो सकती है आने वाले वक्त में? लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद वसीम जो है वो पॉपुलर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाद लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स की बेसिस पर वो पाकिस्तानी टीम का इंतखाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बजाय इसके कि वो हर एक को खुश करने की कोशिश में, अब आप देखें एक लड़का एक सीजन में परफॉर्म करता है, उसको टीम में लेकर आ जाते हैं। इसी तरीके से शर्जील खान के बारे में पहले वो मेरे साहब ऑडियो कट रही है। आई थिंक कोई कनेक्शन का इशू है या सिग्नल्स का, थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो हम जारी रखिएगा। मेरे साहब आपको मेरी आवाज जी अब आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सोशल मीडिया के जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको फॉलो किया जाए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा मेजर साहब, अभी हम कोविड टेस्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब आज लाहौर जो टीम पहुंच रही है, बायोसिक्योर बबल में प्रैक्टिस करें। ये वही वाला बायोसिक्योर बबल तो नहीं होगा जो PSL में हुआ था, उसके बाद PSL ही जो हमके लिए पोस्टपोन हो गया था? बड़ा अच्छा सवाल किया अरमला। बायोसिक्योर बबल जिस तरह से हुआ, डॉक्टर सोहेल सलीम रिजाइन कर गए, 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, डॉक्टर फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा अब्बास। अब तक कहाँ है उसकी फाइंडिंग, कहाँ है? अब तक तो काम ही नहीं शुरू हुआ। और फिर एक आदमी को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, तो बकरा बनने से पहले ही वो छुरी के नीचे से निकल गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, सख्त SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। आपने बोला हसन अली का टेस्ट वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बहुत सारे मसाइल हैं। हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाना होगा। जिम्बाब्वे में भी बड़े केसेस हैं। आपको पता है विमेन टीम का जिम्बाब्वे का टूर कॉल ऑफ हो गया था कोविड की वजह से। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है इन दोनों दौरों के लिए। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के टूर पे भी इंग्लैंड की टीम वापस चली गई थी अधूरा छोड़कर, वहां भी कोविड के, और हमने तो एक बहुत ही मेजर साहब बुरी एग्जांपल भी कायम कर दी है ना अब ये बायोसिक्योर बबल के हवाले से। अब ये मजाक ही लगना शुरू हो गया अनफॉर्चुनेटली। खैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद ऑन एयर आपसे मुलाकात हुई, इंशाल्लाह दोबारा भी बात होगी। और हम चूंकि PSL का जिक्र करें कि जून में होगा, इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बाहर के खिलाड़ी कैसे आएंगे। स्टिल वी हैव अ क्वेश्चन, इस पे बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद वी हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। स्टे ट्यून्ड। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से बैक बिल्कुल आज वैसे हो रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। खास तौर पे आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो इसलिए आज भी हम एक मुख्तलिफ चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी का मसला ज़मीन की निस्बत आसमान पर ज़्यादा संगीन है, क्रिटिकल है, क्योंकि ज़मीन पर आलूदगी कम करने के लिए हम बेशुमार कोशिशें कर रहे हैं, मगर हम आसमान पर आलूदगी के खात्मे के लिए कोई खातिर खा काम नहीं हो रहा, क्योंकि ज़मीन की अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो वो बड़ा है और आसमान पर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी
एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर सारा कुरैशी ने हवाई जहाज का एक ऐसा इंजन बनाया है या तख्लीक किया है या डिवाइस कह सकते हैं जो फिजा में नुकसानदा गैसों का अखराज कम से कम करके फिजाई सफर के जरिए फैलने वाली आलूदगी को कम करने में मदद देगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो जहाज़ों के इंजनों से निकलने वाला धुआं है मसनूई बारिश बरसाने के काम आएगा। इस पर डॉक्टर सारा कुरैशी गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रही हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके इस काम के हवाले से डिस्कस भी किया जा रहा है। उन्होंने इस डिवाइस के फंक्शन के बारे में किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम किया और अब ये किस तरह फंक्शनेबल है, इसी के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सारा हमारे साथ इन स्टूडियोज एज यू हैव सीन मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्वालिफाई किया है, PhD किया है और जेट इंजन्स के ऊपर इनकी एक्सपर्टीज है, उसी के ऊपर इनका PhD भी है और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी सर्विस है इनकी। डॉक्टर साहब, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानिब आम लोग जाते नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बड़ा फ्यूचर है, चूँकि चाहे हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करते हैं या पाकिस्तान की ओवरऑल एयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया, नंबर 1, और नंबर 2 जो आपकी अचीवमेंट है इसके पीछे क्या होमवर्क था, कैसे किया ये, इसके हवाले से हमें बताइए। अच्छा, जहाँ तक ख्याल आने की बात है तो मैं ये कहूँगी कि एविएशन जो होता है या जहाज़ों का शौक़ होना, गाड़ियों का, दिस इज़ अ पैशन और ये जिन लोगों में होता है और बहुत बचपन से होता है। तो मुझे भी शौक़ था और फिर जब हम 23 मार्च जैसे अभी भी आ रहा है तो हम वो हवाई करतब वगैरह देखते थे और इस तरह हमारे घर की इन्वायरमेंट ऐसी थी कि सब साइंस और इंजीनियरिंग से सब मेरे पेरेंट्स का भी ताल्लुक़ था और बड़ी हैंड्स ऑन अप्रोच थी उनकी। तो हम शुरू से उस एनवायरनमेंट में और हमें इनकरेज भी किया जाता था डिफरेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में और रिसर्च में, पढ़ाते भी थे। तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया इंजन्स में, फिर कार्स में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ों में, फिर मैंने फ्लाइंग भी सीखी। तो इस तरह ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। ज़बरदस्त। अच्छा, इस डिवाइस के हवाले से जिस पे आप कई सालों से काम भी कर रही हैं और आपने बताया कि आप कोलैबोरेशन में भी हैं, आप बताइएगा हाउ डज इट वर्क, बेसिकली इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है जो हमने अपने इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अब जो दुनिया में एक जो फोकस है ना एविएशन इंडस्ट्री का, वो ये है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आसमान में हों वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। ठीक है, और उसकी और ये ज़रूरी इसलिए है बहुत, एक तो क्योंकि जो जहाज़ से एमिशंस या जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारी फॉसिल फ्यूल बर्निंग या ईंधन जलने से दुनिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसी तरह आसमान में भी कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके साथ आबी बुखारात भी हैं, वाटर वेपर्स भी रिलीज़ होते हैं जो कि एक मसनूई बादल बना देते हैं, जो आपको एक सफ़ेद धुआं जहाज़ के पीछे नज़र आता है और इसको हम कॉन्ट्रेल या कंडेंसेशन ट्रेल कहते हैं। और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज़्यादा है। ये फिनोमेना सिर्फ आसमान में है, ज़मीन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दर्जा हरारत और जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है। तो ज़मीन पे ये पानी खारिज तो होता है लेकिन वो रिसाइकल होकर दोबारा से पानी बन के या ओस पड़ के ज़मीन में रह जाता है। अब दूसरा क्रिटिकल एरिया जो एविएशन में है वो ये है कि आप वहाँ पे कोई दरख्त नहीं उगा सकते, कोई आपका इंडस्ट्रियल वो नहीं है, ऑक्सिलरी सिस्टम नहीं है। जैसे आप एक फैक्ट्री है उसके साथ एक एमिशन प्रोसेसिंग प्लांट लगा देते हैं कि उसमें से जो भी गैसेस निकल रही हैं उनको प्रोसेस कर ले, उनको नुकसान देने से बचा ले। लेकिन जहाज़ पे या इंजन पे तो जो कुछ भी टेक्नोलॉजी लगनी है वो उसी पे लगनी है। और फिर एक फिनोमेना एयरवर्दीनेस का है कि जो भी टेक्नोलॉजी हो, एक तो वो फेल सेफ हो, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि जहाज़ ख़राब हो गया तो उसको पार्क करके चले जाएं, और दूसरा ये कि वो लाइट वेट होना चाहिए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, और ये चूँकि दैट इज़ द ओनली इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन द स्काई, और ये भी ज़रूरी है कि वी शेयर द सेम स्काई, वी लिव इन डिफरेंट रीजन्स, हम अपने अपने हमारे इलाकों के अपने मसाइल हैं, लेकिन हम सबका आसमान तो एक है। और अगर वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, आलूदगी होगी, तो वो हम सबको मुतासर करेगी। तो हम इसको जैसे समझते हैं कि ये दूसरे ममालिक का मसला है या तरक्की याफ्ता
ममालिक का मसला है, ये हम सबका मसला है। हम अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में आप कमर्शियली भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग इसकी इंजन के ऊपर। एक तो ये कि क्या ये एक्सटर्नल पार्ट ही रहेगा डिफरेंट जहाज़ों के इंजन का, या चूँकि वक्त के साथ साथ चूँकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो ये एक इंटेग्रल पार्ट भी हो सकता है आने वाले वक्त में, जो भी जहाज क्योंकि हम तो जहाज बना नहीं रहे हैं, एज सच एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, फाइटिंग एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उस पर हम काम करें, लेकिन हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे तो काम नहीं कर रहे हम। नहीं, हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे काम नहीं कर रहे और हम इंजन्स पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और बहुत कम ममालिक हैं दुनिया में जो कि इंजन्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक इंजन का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि ये इंजन के ऊपर एड ऑन लग सके या जो नए इंजन हैं उनके अंदर भी लग सके। और अब जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, उनकी डिफरेंट लाइफ होती है उनके फंक्शन के हिसाब से। तो अब इंजन्स जो मॉडर्न हैं वो बाय पार्ट्स या बाय मॉड्यूल्स ही डिज़ाइन किए जाते हैं, बिकॉज कई दफ़ा not because they have to be eco-friendly, because different parts have a different life. Like instead कि आप पूरा इंजन रिप्लेस करें, आप जो पार्ट जिसकी कम लाइफ है उसको पहले चेंज कर देते हैं। ये जहाज की कीमत पे कितना फर्क डालेगा? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह जैसे इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो प्राइस है तो एक मिनिमल एडिशनल प्राइस इसकी पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है और 3-4 बहुत बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। आपकी कोई बात हुई है कि वो कंपनीज आपकी सर्विसेज लें और कम से कम अपनी डोमेस्टिक जो एयर स्पेस है उसके ऊपर हम थोड़ा काम कर लें, उसको हम थोड़ा अच्छा कर लें? एविएशन इंडस्ट्री जो है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। मतलब इसमें एक रेगुलेशन होती है, एक लॉ होता है जो कि पूरी दुनिया में अप्लाइड है। ये बाय चॉइस नहीं होता कि कोई एयरलाइन अडॉप्ट कर ले कोई ना करे। जैसे आपने देखा है कि आपके जहाज़ों में दुनिया की सिर्फ 2 बड़ी कंपनीज हैं जो जहाज़ों के इंजन कमर्शियल फ्लाइंग के लिए बनाती हैं, 2 या 3, रोल्स रॉयस, GE एविएशन और प्रैट एंड विटनी। उनको दे फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, उनके बेसिस पे वो लगते हैं और वो पूरी दुनिया के जहाज़ों में वही इंजन लगते हैं। तो ये जो हमारी इजाद है या जो इंजन है, ये वो मैन्युफैक्चरर्स उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको बनाएंगे और फिर वहाँ से वो तो तमाम एयरलाइंस में इम्पैक्ट रखेगा। जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स या फिर इसमें आगे आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू से समथिंग टू उनके लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, आप ज़रूर आए। आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी की जो बुनियाद है वो साइंस है। अब टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस, ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इसके ऊपर इसका सही इस्तेमाल के लिए, इसके गलत इस्तेमाल रोकने के लिए और इसलिए भी कि हम इसमें ख़ुद कफ़ील हों, हमें दूसरे ममालिक पे इन्हिसार ना करना पड़े, इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है और इसको पढ़ना, समझना और फिर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो तो एक कदम आगे जा चुकी है। अब वो मार्स पे जाने की बात आप जैसे लोग भी हमारे इस मामले में डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं और जो कि दुनिया में डूइंग अ ग्रेट जॉब डॉक्टर सारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड वी विश वी हैव मोर टाइम टू नो मोर अबाउट इट। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़िए भी, सीखिए भी और इसमें आप कमर्शियली भी बहुत कुछ इसमें आगे जा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। इस सेगमेंट से इतना ही। बिल्कुल, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। टू एक्सप्रेस ऑफ बारी हेल्थ एंड फिटनेस की और उसके लिए शहजाद मंजूर हमारे साथ है। आप बिल्कुल ही बोलेंगे शहजाद, सुबह सुबह क्या बताने वाले? जी थैंक यू इमरान एंड उर्मिला। आपको मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आज बताऊंगा जो कि आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसको रोज़ करें, आपका वेट कम होगा, आपका पेट अंदर होगा, लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने साथ साथ थोड़ी बहुत डाइट भी फॉलो करनी है। मैं आपको पहले एक्सरसाइज दिखाता हूँ और बताता हूँ और उसके अलावा डाइट के बारे में इसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 एक्सरसाइजेज बताऊँगा। एक जिसको हम कहते हैं पुशअप्स, वो हमारे चेस्ट के लिए होगी। उसके बाद बेंट ओवर रोज़, वो हमारे बैक के लिए होगा। नंबर 3 में हम करेंगे बाइसेप कर्ल्स, वो हमारे बाइसेप्स के लिए होगा। नंबर 4 पे ट्राइसेप किकबैक जो हमारे ट्राइसेप्स के लिए, और नंबर 5 पे शोल्डर प्रेस जो हमारे शोल्डर के लिए। इस तरह हमारा टोटल एक बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। अब मैं सारी आपको एक्सरसाइज करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप इनके एंगल्स देख लें साथ साथ। सबसे पहले हम आएंगे पुशअप की तरफ। वो आप मैट पे आएंगे, हाथ आपने शोल्डर विड्थ रखने हैं, कमर बिल्कुल सीधी, नीचे पूरा और ऊपर। इसके आप 10 रेप्स करेंगे। अगर ये आपसे इस तरह नहीं हो रहा है, इसका जो शॉर्ट एंड इजी वे है, आप अपनी नीज़ पे आएंगे और अपनी हिप्स नीचे गिरा देंगे और उसी तरह
ऊपर और नीचे। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपने नीचे जाना है और अपनी हिप्स नीचे गिरानी है। नंबर 2 पे हमारे हैं बेंट ओवर रोज। उसके लिए हमें डंबल्स चाहिए होंगे। पाँव दोनों बिल्कुल हम साथ जोड़ेंगे, हिप्स पीछे पुश बैक, गर्दन नीचे, रो अप एंड डाउन। कमर को आपने देखना है कि यूं गिराना नहीं है। कीप योर बैक कंप्लीटली स्ट्रेट। ये हमारे बेंट ओवर रोज हो गए। नंबर 3 पे हमारे हैं बाइसेप कर्ल्स में। उसके लिए आपने बाजू बिल्कुल अपना सीधा नीचे रखना है, कर्ल अप, और बाजू बिल्कुल सीधा लेके जाना है। इसके हम 10 रेप्स करेंगे। फिर हम आ रहे हैं किक बैक पे, बेंड करके हिप्स पीछे पुश, पुश बैक, आगे लेके आए, पुश बैक, आगे लेके आए। ठीक है। लास्टली हम आ रहे हैं शोल्डर प्रेस पे, बाजू यूं बिल्कुल साइड पे रख के ऊपर नीचे, कानों तक लेके आना है और ऊपर बिल्कुल सीधा। ये आपकी 5 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। इससे आपकी कंप्लीट अपर बॉडी कवर हो जाएगी, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर्स। ये आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। हर एक आपने 10 रेप्स करने हैं। 10 करके 50 रेप्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 मिनट की ब्रेक ले लें और इसको आप रिपीट करें जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा आप कर लें। जितना ज़्यादा करेंगे। थैंक यू वेरी मच शहजाद, बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज बता रहे थे। मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये एक्सरसाइज लड़कों की है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप गौर से देखें ही तो मतलब... गौर से देख ही नहीं रही। जब खुशी भी करवा रही होती है वैसे तब भी नहीं देखती हूँ मैं तो। चले, लेकिन आई होप कि बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपको करने में भी मज़ा आएगा। और ओबियसली इन दिनों में ज़रा ज़्यादा अच्छा है थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, चूँकि कोविड का सीज़न है ना, तो बेहतर है। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि जब मौसम चेंज होता है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे ज़्यादा असर आता है। एंड आप कहीं गायब है। चले, हमने आज क्लोजिंग करनी है और क्लोजिंग करने के बाद कल आपसे मिलेंगे 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।